हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरा नाम सुष्मिता ओझा है और क्रैक पीसीएस में आपका मैं स्वागत करती हूँ। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो पूरा देखें और मुझे सपोर्ट ज़रूर करें। थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं। वैदिक सभ्यता। आज से हम लोग वैदिक काल स्टार्ट करने जा रहे हैं। वैदिक काल को दो भागों में बांटा जाता है, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक था और दूसरा था उत्तर वैदिक काल। दूसरा मतलब उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व तक था। इस काल को वैदिक काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसी काल में वैदिक मतलब वेदों की रचना हुई थी। वैदिक समाज के निर्माता यानी कि वैदिक समाज का जो निर्माता थे वो आर्य थे। आर्य मध्य एशिया से आए हुए थे और ये भारत में सप्त संध्य प्रदेश यानी कि 7 नदियों वाले प्रदेश यानी कि पंजाब और हरियाणा के बीच में आकर के बस गए थे। आर्यों की भाषा संस्कृत थी जो देवताओं की भाषा मानी जाती है, जिस कारण आर्य अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानते थे। ठीक है, आर्य जो है वो अपने आप को सबसे सर्वश्रेष्ठ मानते थे, यानी सबसे ऊपर अपने आप को मानते थे। जिन्हें संस्कृत नहीं आती थी उन्हें यह निम्न या अनार्य कहते थे। दक्षिण भारत का आर्यीकरण अगस्त ऋषि ने किया था, यानी कि अगर आप सोचिएगा कि पूरा मतलब दो भागों में भारत में आर्यीकरण हुआ था। दक्षिण भारत का अलग है और उत्तर भारत का अलग है। ठीक है, दक्षिण भारत में जो आर्यीकरण है वो अगस्त ऋषि के द्वारा हुआ था और वही जो उत्तर भारत का जो आर्यीकरण है, जो आर्यों के जो राजा थे, राजा विदेह के जो पुरोहित थे यानी जो पंडित थे गौतम राहुगढ़, उन्होंने उत्तर वैदिक का मतलब उत्तर भारत का आर्यीकरण किया था। किंतु ये गंडक नदी पार नहीं कर पाए थे। गंडक नदी कहाँ है? गंडक नदी बिहार में बहती है, मतलब बिहार का जहाँ से उत्तर प्रदेश और बिहार का जो बॉर्डर लगा हुआ है ना, उसी साइड थोड़ा और आप बिहार में आगे बढ़िएगा तो आपको गंडक नदी मिलेगी। ठीक है, तो वो गंडक नदी पार नहीं कर पाए थे। किंतु ये गंडक नदी पार नहीं कर पाए थे, पटना नहीं पहुंच पाए थे, जिस कारण अथर्ववेद में पाटलिपुत्र को अछूतों की भूमि कहा गया है। किनके द्वारा कहा गया है? गौतम राहुगढ़ के द्वारा कहा गया है। ये किस में लिखा हुआ है? तो ये अथर्ववेद में लिखा हुआ है। ठीक है, इस समय प्रिय पशु जो था वो गाय था, जो समृद्धि का संकेत माना जाता था। मतलब अगर किसी के पास गाय जितनी ज्यादा हो वो उतना ज्यादा समृद्ध व्यक्ति है। ठीक है, गायों की हत्या करने पर मृत्यु दंड तक दिया जाता था। अगर कोई उस वक्त गाय को मारे तो उसको मृत्यु दंड भी दिया जा सकता था। अर्थव्यवस्था का आधार कृषि था। जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता में अर्थव्यवस्था का आधार कृषि प्लस व्यापार था, वैसे ही वैदिक काल में कृषि मेन आधार था, व्यापार यहाँ पे नहीं था। कृषि और पशुपालन यही दो काम था। ठीक है, अर्थव्यवस्था का मेन आधार क्या था? कृषि था। राजा का मुख्य कार्य गविष्ट यानी गाय की खोज, यानी कि अगर किसी की गाय भुला गई या चोरी हो गई है तो उसका मतलब राजा का ये कार्य होता था कि उस गाय को ढूंढे और जिस व्यक्ति का वो गाय है उसको वो दे। ठीक है, यह सभ्यता ग्रामीण थी। अगर पूछा जाएगा कि वैदिक काल सभ्यता कौन सी सभ्यता थी तो ये ग्रामीण सभ्यता थी। सिंधु घाटी पूछा जाएगा तो वो नगरीय सभ्यता थी और वैदिक सभ्यता ग्रामीण थी। ठीक है, ऋग्वेद के 7वें मंडल में यानी जो ऋग्वेद जो लिखा गया है उसमें 7वें मंडल में 10 युद्ध की चर्चा की गई है। ठीक है, 10 युद्ध लड़ा गया था भारत में जब आर्य आए थे, मतलब अपना यहाँ पे अपना वर्चस्व बढ़ान जब रहे थे तो यहाँ पे जो पहले से छोटे छोटे राजा थे उन लोगों और आर्यों के बीच में एक लड़ाई हुआ था जिसका नाम है दसराज युद्ध। ठीक है, इसकी चर्चा किसमें की गई है? तो ऋग्वेद में की गई है। ऋग्वेद में कहाँ की गई है? तो 7वें मंडल में की गई है। युद्ध का नाम था दसराज युद्ध, जो आर्य तथा अनार्यों के बीच हुआ था। अनार्य यानी कि जो यहाँ पे भारत के जो मूल निवासी थे, जो आर्य नहीं थे। अनार्य मतलब अनार्य किसे कहते थे? जो आर्य नहीं हुआ करते थे उन्हें वो निम्न भी कहते थे और अनार्य भी कहते थे। ठीक है, जो आर्य तथा अनार्यों के बीच हुआ था उसमें आर्य विजयी हुए थे। आर्यों का कबीला का जो मतलब आर्यों की तरफ से जो कबीला लड़ा था उस कबीला का नाम था भरत कबीला। इसी वजह से ये मतलब भरत कबीला की मतलब भरत कबीला में जो लोग थे उन लोगों ने यहाँ के जितने भी
राजाएं थे, मतलब पहले से जो छोटे छोटे राजा लोग थे उन लोग को हरा दिया और यहाँ पे आर्य का वर्चस्व हुआ और आर्य यहाँ पे बस गए। ऋग वैदिक काल में जो है मतलब ऋग वैदिक काल के समय जाति का निर्धारण कर्म के आधार पर होता था, किंतु उत्तर वैदिक काल में जाति का निर्धारण वंश के आधार पर होने लगा। यानी कि सबसे पहले ये जो शुरू किया गया था जाति प्रथा, तो ये हमेशा पहले कर्म की यानी कि जो इंसान जो कार्य करता था उस आधार पर उसकी जाति होती थी। ठीक है, जैसे कि कोई पढ़ा रहा है तो वो ब्राह्मण है। जैसे कि अगर एक परिवार है, उसका मेन हेड जो है मतलब जो पुरुष है वो पढ़ाता है तो वो ब्राह्मण है। अगर उसकी पत्नी है जो कि घर में ये काम करती हैं, खाना वाना बनाती हैं, तो वो सेवा संगनी यानी कि शूद्र में हो गई। उनका बेटा है जो कि व्यापार करता है तो वो वैश्य कैटेगरी में चला गया। और एक और बेटा है जो कि रक्षा करता है, मतलब राज्य की रक्षा करने में है, तो वो क्षत्रिय हो गया। ठीक है, यानी कि पहले अगर आप ये भी कह सकते हैं कि ये ऋग वैदिक काल में एक ही परिवार में बहुत से जातियां रहा करती थी, लेकिन ये सिर्फ ऋग वैदिक काल तक था, यानी कि 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक। जब उत्तर वैदिक काल आया तो ये वंशानुगत हो गया, यानी कि जो परिवार का मेन हेड जो काम करता है वो परिवार का वंश उसी का हो गया। जैसे कि अगर इस एक परिवार है जिसका मेन हेड जो है वो पढ़ाता है तो वो पूरा ब्राह्मण हो गया पूरा परिवार। एक परिवार का हेड है जो वो से मतलब रक्षा करता है तो वो क्षत्रिय हो गया। एक परिवार का हेड है जो व्यापार करता है तो वो वैश्य हो गया। और एक परिवार है जो मतलब सेवा करते हैं तो वो शूद्र हो गया। ठीक है, और याद रखिएगा लोहे की जो खोज है वो उत्तर वैदिक काल में हुई थी। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि लोहे की खोज वैदिक काल में हुई थी, तो वैदिक काल में भी अगर ऑप्शन में सिर्फ वैदिक काल रहेगा तो वैदिक काल टिक मारिएगा, और अगर ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल रहेगा तो उत्तर वैदिक काल में टिक मारिएगा, क्योंकि लोहे की मेनली खोज उत्तर वैदिक काल में हुई थी। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में और पढ़ेंगे और डिटेल से जानेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप मुझे लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू।